Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will start another chapter, that is biotechnology, and we will discuss topics like introduction to biotechnology, scope and importance of biotechnology, fermentation and types of fermentation. इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कहते हैं कि जब फार्मिंग में जब डिस्कवर हुआ था तब से ही बायोटेक्नोलॉजी का जो वर्ड है वो हम यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि फार्मिंग में भी क्या किया जाता है कि प्लांट्स की प्रोडक्शन की जाती है या लाइफ स्टॉक बढ़ाया जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के थ्रू। तो प्लांट सीड्स की प्लांटिंग की जाती है, प्लांट्स की ग्रोथ कंट्रोल की जाती है, या फिर लार्ज अमाउंट में हम क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। या इन केस ऑफ एनिमल्स अगर हम बात करें तो एनिमल ब्रीडिंग करवाई जाती है। ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म है। क्रॉस पॉलिनेशन करवाई जाती है प्लांट्स की, और या फिर क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है एनिमल्स की, जिसमें हम बेटर प्रोडक्ट या फिर जो प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है उसको इन्हांस करने के लिए हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को हम मीट करने के लिए ये ब्रीडिंग करवाते हैं, एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं या प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाते हैं। तो इन सब को हम बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ डिफाइंड इज द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स और फॉर सर्विसेज। तो ह्यूमन की जो बेनिफिट के लिए क्या किया जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए उनको यूज़ किया जाता है, ताकि वो ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाए जो कि जिससे फ़ायदा हो ह्यूमन के लिए। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, ऑल्दो इट इज़ न्यू, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है, जब फर्मेंटेशन वगैरह हैं, तो ये फील्ड बहुत ही पुराना है, लेकिन वर्ड बायोटेक्नोलॉजी दैट इज़ समहाउ वेरी न्यू। फर्मेंटेशन और दूसरे ऐसे प्रोसेसेस को हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट एबिलिटीज़ को, नेचुरल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ किया जाता है। उन तमाम को हम एज बायोटेक्नोलॉजी कंसीडर करते हैं। बट इन एडिशन टू दिस आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी नाम सुना होगा, जिसमें आर्टिफिशियल सिंथेसिस की जाती है, डीएनए की मॉडिफिकेशंस की जाती है डीएनए की, या फिर डीएनए को रिमूव किया जाता है, या डीएनए को कहीं पे ऐड किया जाता है, या डीएनए को रिपेयर किया जाता है। तो उन उन सब को मिला के हम कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसका नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, जो डीएनए की आर्टिफिशियल सिंथेसिस करते हैं, या डीएनए की मॉडिफिकेशन करते हैं, डीएनए की रिमूवल करते हैं, या डीएनए को कहीं से उठा के हम एड अप कर देते हैं, और या फिर डीएनए की रिपेयर हम करते हैं, जिसको हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, या जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो अब इसका पर्पस क्या है? डीएनए को आप मॉडिफाई करते हैं, रिमूव करते हैं, ऐड करते हैं, क्यों किया जाता है? इट इज जस्ट टू अल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रेड्स हमने प्रीवियसली स्टडी किया है, या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्रीवियसली स्टडी किया है, उन ट्रेड्स को चेंज करने के लिए ये सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही दूसरा नाम है। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर काम स्टार्ट हो गया 1944 में, और ये कंफर्म हो गया कि डीएनए के अंदर जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि डीएनए सिंथेसिस के एंजाइम्स को भी आइसोलेट किया। एंजाइम्स को इन्होंने अलग किया, जिसकी मदद से डीएनए बनाया जाएगा। सेल के बाहर निकाल दिया उन एंजाइम्स को, and in 1970 they were able to cut and paste the डीएनए को काट के फिर उसको पेस्ट करने में कामयाब हो गए, और फर्स्ट टाइम इन्होंने इंसुलिन का जो जीन था उस जीन को काट के बैक्टीरिया के अंदर डाला, और बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्ट बनाया। आफ्टर दैट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उन्होंने बनाया बैक्टीरिया की मदद से। हार्मोन जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसका जीन काट के उसको ले जाके बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, और फिर बैक्टीरिया के अंदर ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा।
एंड आफ्टर दैट इन 1990s कहा जाता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आता है, जिसके थ्रू ह्यूमन सेल के अंदर जितने भी टोटल जीन्स है उन सब जीन्स की उन सब जीन्स को उन्होंने स्टडी किया था, जिसमें उनको इन जीन्स के अंदर जो डीएनए की सीक्वेंस थी वो फाइंड किया था। तो ह्यूमन जो है कंप्लीट ह्यूमन जीनोम की मैपिंग हम कहते हैं उसको, कि अगर ह्यूमन के अंदर जो सेल है उस सेल के अंदर जितना भी डीएनए है उस टोटल डीएनए की जो सीक्वेंस है वो अगर फाइंड किया जाता है उसको हम मैपिंग कहते हैं। तो ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट मैपिंग हो गई इन 2002, जिसके बाद हर जीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि ये इंसुलिन जीन है, इसकी सीक्वेंस ये है, ये ग्रोथ हार्मोन की जीन है जिसकी सीक्वेंस ये है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गए तो उसके बाद जो है वो उन्होंने ईजिली उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करके उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाना शुरू किया। The artificial synthesis, modification, removal, addition, repair of genetic material is considered as modern biotechnology, जिसमें आर्टिफिशली जो है आप डीएनए बनाते हैं या फिर डीएनए के अंदर चेंजेस करते हैं या डीएनए को काट के रिमूव किया जाता है या फिर उसको एड अप किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर उसको डीएनए के अंदर जो है वो रिपेयरिंग की जाती है। तो उन सब को मिला के हम कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। एंड व्हाट इज स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी स्कोप है, ये बहुत बड़ी साइंस है जो कि एक सेपरेट फील्ड अभी अख्तियार कर गया है इसने। तो इसका ऑब्वियसली इंटरेक्शन होगा दूसरे फील्ड्स के साथ, एग्रीकल्चर के साथ है ऑब्वियसली, क्योंकि हम प्लांट्स के अंदर भी हम नए जीन्स डिज़ायर के मुताबिक, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जीन्स डाल के उनके अंदर नए ट्रेड्स या उनके अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के अंदर इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, मेडिसिन के अंदर बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, क्योंकि किसी डिजीज़ को अगर आप डिजीज़ का जो जीन है उसको रिप्लेस आप करना चाहते हैं, या फिर सिंपल सी बात है इंसुलिन जो बनाया गया है फर्स्ट टाइम जो बनाया था इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, उस इंसुलिन को फिर डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने यूज़ किया था, क्योंकि वो कमर्शियल पर्पस पे एक दफ़ा उन्होंने क्या किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें इन्होंने बैक्टीरिया यूज़ किया था, बैक्टीरिया यूज़ करके बैक्टीरिया से इन्होंने इंसुलिन बनाया, इंसुलिन बना के फिर कमर्शियल लेवल पे उन्होंने बेचना शुरू किया, ताकि जितने भी पेशेंट्स हैं जो कि सफ़र हो रहे हैं डायबिटीज़ से, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो इंसुलिन दिया जाता है। आपने सुना होगा कि इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है जब सिवियर टाइप की डायबिटीज़ होती है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास मेडिसिन के अंदर। और फिर माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फील्ड है, डिफरेंट फील्ड्स में इनकी बहुत बड़ी एप्लीकेशंस हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैन सिंथेसाइज इंसुलिन एंड इंटरफेरॉन, जो कि बना सकते हैं और फर्स्ट टाइम इन्होंने बनाया भी है। इंसुलिन इन्होंने बनाया है और इंटरफेरॉन बनाया है। इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल प्रोटीन है। अब ये कब बनता है? जब भी किसी भी लिव इन ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के ऊपर किसी भी वायरस का अटैक हो जाता है, तो उस दौरान क्या होगा कि ह्यूमन क्या करेगा कि वो डिफेंस के तौर पे इंटरफेरोन्स बनाना शुरू कर देता है, विच इज़ एंटीवायरल प्रोटीन। उस वायरस के खिलाफ ये अपने बॉडी में इंटरफेरोन्स बनाना शुरू कर देता है। तो ये इंटरफेरोन्स को हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मेडिसिन के, तो ऑब्वियसली इस इंटरफेरोन को हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी वायरस का इन्फेक्शन होगा ह्यूमन के अंदर, अगर वो बंदा या वो इंडिविजुअल जो कि नेचुरली वो इंटरफेरोन नहीं बना सकता है, तो हम कमर्शियल लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स हैं उनकी मदद से हम इंटरफेरोन बना के उस बंदे को हम दे सकते हैं, जिसके अंदर जो वायरल इन्फेक्शन हो उसकी ऑब्वियसली ट्रीटमेंट हो जाएगी।
और उसके साथ साथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बनाए गए हैं, डिफरेंट टाइप के वैक्सीन्स बनाए गए हैं। वैक्सीन्स के जीन्स होंगे ऑब्वियसली। जब हमने बात की कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू सीक्वेंसिंग किया गया कि ह्यूमन सेल के अंदर टोटल डीएनए, जितना भी डीएनए है, उस तमाम डीएनए की सीक्वेंस हमें जब पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली वैक्सीन का भी सीक्वेंस हमें पता होगा, एंटी जो बॉडीज होंगे उनका भी हमें पता होगा। तो इन को हम एज ट्रीटमेंट के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे हम इनको यूज कर सकते हैं। तो वैक्सीन्स बनाएंगे, उसके जीन की मदद से एंटीबॉडीज बनाएंगे, ग्रोथ हार्मोन्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हम बनाएंगे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि मेडिसिनल जो जिनका जो एप्लीकेशन मेडिसिनली जिनका एप्लीकेशन है, या फिर जिनको मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है। या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन भी है जिसमें जो डिफेक्टिव जीन है, जिसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। डिफेक्टिव जो जीन है जिसमें जेनेटिक डिजीजेस, आपने सुना होगा कि इस बंदे के अंदर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो वी हैव ऑप्शन देट कि हम उसमें जीन थेरेपी हम इजीली कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो डिफेक्टिव जीन है उस बंदे के अंदर, जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रही है उस बंदे में, उसको हम काट के क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं एक नॉर्मल जीन के साथ, विच इज नॉन एज जीन थेरेपी। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है, मतलब हमारे पास आखिरी ऑप्शन है, मतलब हम कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी किया जाता है, या फिर इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन अगर मेडिसिन की हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो वेरी मच बेनिफिशियल इन फॉरेंसिक मेडिसिन्स। फॉरेंसिक साइंस आपने सुना होगा कि जिसमें क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन की जाती है, उसके अंदर भी हम इसको डीएनए की मदद से, हम डीएनए को यूज़ करके हम क्या करते हैं कि डीएनए के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसके बेसिस पे कि इस इंडिविजुअल का डीएनए, या जो क्रिमिनल का जो स्पॉट होता है जहाँ पे जुर्म होता है, वहाँ से जो भी ब्लड मिलता है, या कोई भी स्किन का कोई सेल मिल जाता है वहाँ से, या कोई ब्लड सेल होता है, तो वहाँ से उसको उठा के ले जाके उसकी फिर जो है डीएनए को स्टडी किया जाता है, और उस डीएनए को मैच किया जाता है इंडिविजुअल जिसके ऊपर शक है, उसके साथ कंपैरिजन के थ्रू जो है जो भी क्रिमिनल है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एंड सेकेंड एप्लीकेशन इज इन फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और फूड के फील्ड में भी इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। ऑब्वियसली फर्मेंटेड फूड आपने सुना होगा, जिसमें आप पिकल्स यूज करते हैं, यूगर्ट वगैरह यूज करते हैं, पाउडर्ड मिल्क बनाया जाता है, मिक्सचर ऑफ बार्ले, व्हीट वगैरह बनाया जाता है, एंड वेरियस वाइटामिन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब हम यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो दैट मीन्स कि ये बायोटेक्नोलॉजी ही है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप फर्मेंटेड फूड प्रोड्यूस करते हैं, वाइन प्रोड्यूस किया जाता है, बियर प्रोड्यूस किया जाता है, जो बेवरेज इंडस्ट्रीज वगैरह हैं। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जिसमें आप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जिनके अंदर नया जीन डाला जाता है या जिसका डीएनए मॉडिफाई किया जाता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर ट्रांसजेनिक हम प्लांट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास दैट विल बी बेस्ड ऑन डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अगर ज़्यादा यील्ड देता है कोई क्रॉप, तो उससे रिलेटेड जीन हम किसी दूसरे उसके अंदर डाल के वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो यील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। या कोई एक ऐसा प्लांट है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है, तो उसका डिजीज रेजिस्टेंट का जो जीन है उसको उठा के किसी दूसरे प्लांट में हम इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी डिजीज रेजिस्टेंट हो जाएगा। इंसेक्ट्स, हर्बिसाइड्स वगैरह, या फिर गोट, चिकन, कव वगैरह से फूड हम ऑब्टेन कर सकते हैं। मिल्क, अच्छा मिल्क हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे हम डिजायर कैरेक्टर के बेस पे हम ऐसा मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड गोट हम बना सकते हैं, उसके अंदर जीन डाल सकते हैं कि अगर मिल्क प्रोडक्शन किसी गोट का बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से जीन उठा के हम किसी दूसरे गोट में हम डाल सकते हैं, तो वो ट्रांसजेनिक गोट बन जाएगा, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है। या काऊ की हम बात करें या चिकन्स की हम बात करें,
कि आप अपना डिजायर कैरेक्टर के बेस पे उससे रिलेटेड जीन उठा के आप उस इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं जहां पे वो अच्छा आपको प्रोडक्ट आपको दे सकता है। और उसके साथ साथ इवन आजकल क्या करते हैं कि गोट माइस या काउ के अंदर डिफरेंट टाइप के मेडिसिन प्रोड्यूस, इवन वैक्सीन्स प्रोड्यूस किया जाता है कि वैक्सीन से रिलेटेड जीन वो काउ के अंदर डालते हैं या फिर गोट के अंदर डालते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि उसी जीन का प्रोडक्ट वो अपने मिल्क में प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स कि वो जो भी मिल्क देगा उस मिल्क के अंदर वो वैक्सीन मौजूद होगा, तो उससे ट्रीटमेंट हो जाएगी। या फिर इवन ब्लड के अंदर किया जाता है या फिर यूरिन के अंदर इवन ये स्पेसिफिक टाइप का वैक्सीन प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। And another application or scope is biotechnology and environment. We have environmental issues like pollution. पोल्यूशन कंट्रोल हमारे पास एक मेजर इशू है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड जो लैंड है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये हमारे पास इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं कि बैक्टीरियल एंजाइम्स हम बना सकते हैं। एक एंजाइम का जीन हम बैक्टीरिया में डाल सकते हैं। कौन सा एंजाइम? जो कि सिवेज वाटर को प्यूरिफाई कर सके। सेवेज वाटर को वो डाइजेस्ट करेगा, वो एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा उसको और फिर उसको प्यूरिफाई करेगा। तो ऐसा एंजाइम का जो जीन है वो हम कहाँ रखेंगे? बैक्टीरिया के अंदर रखेंगे। और बैक्टीरिया के अंदर ये ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस होगा जो कि वाटर को इजीली प्यूरिफाई कर सकता है। या फिर माइक्रोब्स डेवलप हम कर सकते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे हम उनको यूज कर सकते हैं। हम उन बैक्टीरिया को वहां पे छोड़ सकते हैं जो कि पेस्टिसाइड्स को खा लेंगे, बायो फर्टिलाइजर के तौर पे जो फर्टिलिटी इंक्रीज करेंगे, यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को कहेंगे जिनके अंदर नया जीन डाला हुआ है। अभी हमने बात की कि ऐसा एंजाइम का जीन जो कि सेवेज का जो वाटर है उसको ये प्यूरिफाई कर सके, उस टाइप का जीन हम इजीली उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर इजीली हम डाल सकते हैं। या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स मेटल को रिकवर कर सकते हैं, या फिर स्पिल्ड ऑयल को ये क्लीन कर सकते हैं, या किसी भी पर्पस के लिए हम ऐसा एंजाइम से रिलेटेड जीन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंटल जो हमारे पास इश्यूज हैं वो किसी हद तक सॉल्व हो सकते हैं। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन आपने प्रीवियसली स्टडी किया है कि सेलुलर रिस्पायरेशन इज एक्चुअली breakdown of glucose molecule through oxidation reduction reaction to release ATP। अगर याद है तो वी हैव डिस्कस्ड के ATP की प्रोडक्शन होती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है जिसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। जो कि हम सांस लेते हैं वो वाला ऑक्सीजन हमारे हर सेल को पहुंचता है, तो हर सेल में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। इसी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के दौरान एटीपी बनता है और प्रोसेस कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है। What is fermentation? Fermentation is process in which there is incomplete oxidation reduction of glucose। क्या डिफरेंस है सेलुलर रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन में? फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, जबकि सेलुलर रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है। अब यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दिस ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इनटू पायरुविक एसिड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन होगा, बट इट इज इनकम्प्लीट oxidation and reduction process. Here this pyruvic acid has three more options. Either it will convert into lactic acid or ethanol or other organic acid। तो तीन ये ऑप्शन है इसके पास। एक दफा पायरुविक एसिड जब बनेगा तो ये पायरुविक एसिड इथेनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है, लैक्टिक एसिड भी बना सकता है, या फिर दूसरा कोई ऑर्गेनिक एसिड भी ये इजिली बना सकता है। इन 1857 पॉस्टर का आपने नाम सुना होगा कि पॉस्टर ने ये कहा कि फर्मेंटेशन जो है दिस इज माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कोई एक्टिविटी का नाम दिया उसने कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। अब बहुत सारे फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस हैं कि वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो बनता है उस बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है
कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं हम, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। जिस तरह नाम से लग रहा है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बन जाता है। एंड हियर इन दिस डायग्राम you can see that carbohydrate fermentation and its products। ये कार्बोहाइड्रेट है, दिस इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोज, इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही, इसको हम कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन भी कहते हैं। This is divided into two। फर्मेंटेशन आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। जिस टाइप के भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है। वी हैव टू टाइप्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसको फर्मेंटेशन बाय यीस्ट भी कहा जाता है। जिस तरह नाम से लग रहा है कि दिस इज अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन जिसके दौरान जो यीस्ट है वो फर्मेंटेशन कॉज करता है। सेक्रोमाइसीस सेर्वियेसी का जो एक स्पीशी है, यीस्ट का एक स्पीशी है सेक्रोमाइसीस सेर्वियेसी, ये रोल प्ले करता है जो कि ब्रेड बनाने में, वाइन बनाने में और फिर जो स्प्रिट है उसकी डिस्टिलेशन में ये फर्मेंटेशन यूज किया जाता है। और इसके दौरान ऑब्वियसली अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। हियर यू कैन सी दैट ये जो ऊपर का जो पार्ट है, दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इनिशियली glucose will break down into pyruvic acid by the process of glycolysis, and this pyruvic acid will produce acetaldehyde, and acetaldehyde will further convert into ethanol। और इस दौरान pyruvic acid जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहते हैं कि दिस विल हेल्प टू राइज द ब्रेड। आपने देखा होगा कि जिस तरह से खमीर आता है, जिसको हम कहते हैं खमीर, जो है वो रेज कर जाता है अपनी जगह से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से जो है वो निकल जाता है, उसकी वजह से वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है। आपने आटा भी आटा जो गूंदा हुआ आटा है जिसके अंदर हम यीस्ट डालते हैं, उसमें भी आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि वो फूलता है और बीच में छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। वो छोटे छोटे पोर्स क्यों क्रिएट हो जाते हैं? वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, जिसकी वजह से जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा बन जाता है और अपनी जगह से वो रेस कर जाता है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, दैट मीन्स कि फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है। प्रीवियसली हमने बात की थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, आपने देखा यीस्ट की वजह से हो रहा था। पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन, सॉरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, दैट इज सोवरिंग मिल्क, जो या फिर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ चीज, जहाँ पे मिल्क जो है वो जो उसकी सोरिंग में जो वो कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है और फिर या चीज जो बनाया जाता है, दैट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एंड देन फर्मेंटेशन, here we have lactic acid fermentation. It is carried out by streptococcus and lactobacillus species, जिनकी वजह से ये होता है souring of milk and production of various types of cheese. And then fermentation in biotechnology. In biotechnology, the term fermentation means production of any product by mass culture of microorganism. अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है फर्मेंटेशन की, हम ये कहते हैं कि जिसमें लार्ज अमाउंट में जो है वो मास कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जाती है और इसमें एक प्रोडक्ट बनता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है मास कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किया जाता है, जिसमें लार्ज स्केल पे हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का प्रोसेस जिसको कहा जाता है, जिसमें चीज़ यूगर्ट बनाया जाता है, पिकल्स वगैरह बनाया जाता है। अभी हमने बात की भी जिसमें वाइन वगैरह बनाया जाता है, स्प्रिट की प्रोडक्शन की जाती है। एंड देन वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। कमर्शियली जो है इसके प्रोडक्ट्स की जो है वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स की जो है वो कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है।
जिसमें हम ट्रेडिशनली फूड बेवरेजेस वगैरह को भी फर्मेंटेशन के थ्रू गुजारते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल्स वगैरह हैं वो भी इवन फर्मेंटेशन के थ्रू बनाए जाते हैं. फर्स्ट इज फर्मेंटेड फूड. फर्मेंटेड फूड में हमारे पास कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन इट कैन प्रोड्यूस मोर न्यूट्रिशनस, मोर डाइजेस्टेबल एंड मोर टेस्टियर फूड. तो फर्मेंटेशन की मदद से ज़्यादा डाइजेस्टेबल फूड हम बना सकते हैं. अच्छा जो है वो मोर न्यूट्रिशंस, जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होंगे, जो इजीली डाइजेस्ट हो सकता हो और जिसमें टेस्ट ज़्यादा हो, तो ऐसा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन. और फिर इन फूड को आप रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में भी इवन आप स्टोर करते हैं. सीरियल प्रोडक्ट्स में हमारे पास ब्रेड वगैरह है, जिनका बहुत जो कि एक बेस्ट एग्जांपल है सीरियल प्रोडक्ट्स की फर्मेंटेशन का. और उसके साथ साथ हमारे पास जो वीट डव है, दैट इज फर्मेंटेड बाय सर्विएसी, जो कि लैक्टिक एसिड के साथ कुछ बैक्टीरिया जो है उनको कन्वर्ट कर देते हैं. एंड देन वी हैव सम टाइप ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं जिसमें चीज़ आप बनाते हैं, यूगर्ट आप बनाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब मिल्क के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो कहते हैं कि ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूगर्ट. एंड देन वी हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें आप सॉल्ट्स वगैरह डालते हैं या फिर एसिड वगैरह डालते हैं, जिसको आप प्रिजर्व करते हैं. पिकल फ्रूट वेजिटेबल्स. एंड देन वी हैव बेवरेज प्रोडक्ट्स. बेवरेज प्रोडक्ट्स जो है वो सीरियल ग्रेन से बनाए जाते हैं. उनको मोल्ड किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है, फिर उनको पीसा जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर यीस्ट डाल के उसको फर्मेंट किया जाता है, जो कि बेवरेज प्रोडक्ट्स से बनाए जाते हैं. तो ग्लूकोज जो भी पाउडर्ड फार्म में मौजूद है उसके अंदर वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा. पायरुविक एसिड फिर पायरुविक एसिड फिर इथेनॉल में कन्वर्ट होगा. और ये मोस्टली जो है ग्रेप्स के ऊपर आपने देखा होगा कि ग्रेप्स को मोल्ड किया जाता है या फिर उनको यीस्ट के साथ रिएक्शन करवा के उसको इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे वाइन की प्रोडक्शन हो जाती है. एंड वी हैव सम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक फॉर्मिक एसिड, जिसमें एस्परगिलस के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक फंजाई है. इसको यूज़ करके ये टेक्सटाइल डाइंग में, लेदर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रबर मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है. एंड सेक्रोमाइसीज जो है इसकी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इथेनॉल प्रोड्यूस करता है. और ये कहाँ पे यूज़ होता है? विनीगर और बेवरेजेस बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. एंड वी हैव सेक्रोमाइसिस अगेन यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसरोल. ग्लाइसरोल को एज सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है प्लास्टिक में, कॉस्मेटिक्स में, सोप बनाने के लिए, और फिर प्रिंटिंग और स्वीटनर्स वगैरह के अंदर भी ये यूज़ होता है. एंड बेसिलस एक्राइलिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि प्लास्टिक बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.